Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic segmentation, targeting and positioning as well as the decision, pricing decision and strategies. So हम UGC नेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं मैनेजमेंट का. ऑलमोस्ट 5 यूनिट हमारी हो चुकी हैं. 6th यूनिट भी कंप्लीट कवर होने वाली है. उसके बाद हम 7th यूनिट डिस्कस करेंगे. सो पेपर 2 हम पहले कर रहे हैं, उसके बाद हम पेपर 1 PYQs वगैरह को भी करेंगे. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. तो सबसे पहले सेगमेंटेशन होता क्या है. देखो, सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाती है ताकि वो अपने कस्टमर्स को क्या कर सके, सर्व कर सके, कस्टमर तक उन्हें पहुंचा सके. अब आप ये सोचो कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, तो क्या आप सबके लिए प्रोडक्ट बनाओगे, आप किस तरीके का प्रोडक्ट बनाओगे, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस तरीके का होगा, वो आप कैसे डिसाइड करते हो, अपने सेगमेंटेशन के थ्रू. सो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, कंपनी कैन नॉट कनेक्ट विद ईच एंड एवरी पर्सन इन द पॉपुलेशन. कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हर पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती. ऐसा आप कुछ नहीं बना सकते कि वो हर पर्सन परचेज करे, एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज सो लार्ज. क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसे हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ABCD, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी हमारा मार्केट प्लेस है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जो जिसके अंदर क्या है वो पर्सन्स हैं जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं. बट लोगों की सोच अलग है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग हैं, ओपिनियन अलग है. तो उसके बेस पे आप क्या करते हो, अपनी जो पॉपुलेशन है उसे डिवाइड कर देते हो सेगमेंट्स के अंदर. अब ये सेगमेंट्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं कि आप किसके बेस पे कर सकते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. यानी कि सिमिलैरिटी के बेस पे जो सारे नॉर्थ के लोग हैं वो इधर आ जाएंगे, साउथ के इधर आ जाएंगे, देन इधर हमारे ईस्ट के आ जाएंगे एंड इधर हमारे वेस्ट की. इसके बेस पे हमने क्या कर दिया, डिवीज़न कर दिया किसके अंदर, 4 सेगमेंट्स के अंदर. फिर ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि जो वो प्रोडक्ट बना रही है वो किन के ऊपर बेस्ट फिट हो सकता है. फॉर एग्जांपल उनका प्रोडक्ट ऐसा है जो मे बी नॉर्थ साइड के जो पीपल हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मिलता है, तो वो किन्हें टारगेट करेंगे, इन्हें टारगेट करेंगे. सो सेगमेंटेशन का सिंपल मतलब है जिसमें हम अपने कंप्लीट मार्केट को, पॉपुलेशंस को सेगमेंट में, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. और किस बेसिस पे करते हैं कि एक सेगमेंट दूसरे से अलग होना चाहिए, तभी तो हम सेगमेंट में बांटेंगे. अगर ये इससे सेम है, सिमिलर हैं दोनों, तो फिर डिफरेंट करने का क्या, वो यहाँ वाले सेम होने चाहिए, दूसरे सेगमेंट वाले सेम होने चाहिए. हर सेगमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन. नाउ लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन की 4 लेवल होते हैं. मार्केट सेगमेंटेशन को, मार्केट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. सो सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग एंड इंडिविजुअल मार्केटिंग. इसको ये भी याद रखना कि अगर ये लेवल है, नेम ही सजेस्ट करें, अगर लेवल होते हैं तो लेवल का मतलब क्या है, सबसे बड़ा लेवल, देन उससे छोटा एंड उससे छोटा. तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हुआ, सेगमेंट मार्केटिंग, देन निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग एंड सबसे छोटा हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल मार्केटिंग, जिसे हम 1-to-1 मार्केटिंग भी बोलते हैं. नाउ वन बाय वन हम इनके मीनिंग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सेगमेंट मार्केटिंग. सेगमेंट मार्केटिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट. यानी कि सबसे पहले सेगमेंटेशन जब हम करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को जब डिवाइड करते हैं, उसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा लेवल होता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट मार्केटिंग. जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, अपने मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे अभी हमने किया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो ये हमारा क्या है, सिंपल सेगमेंट मार्केटिंग. तो सेगमेंट मार्केटिंग में आप क्या करते हो, जो भी आपका मार्केट है उसे सिंपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो. जैसे कि एग्जाम्पल है, आपने क्या किया, उसको कैसे डिवाइड किया, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, अलग अलग फूड इंडस्ट्री या फिर एयरलाइंस की जो इंडस्ट्री है, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपने क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया. और फिर एक को आप चुन लेते हो किस में आपको काम करना है. पर सेगमेंट मार्केटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले लेवल पे जो हम डिवीजन करते हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो डिवीजन करते हैं उसे हम बोलते हैं सेगमेंट मार्केटिंग. देन निश मार्केटिंग. सेगमेंट मार्केटिंग से नेक्स्ट लेवल कौन सा होता है, निश मार्केटिंग. ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए आपको, सेगमेंट, निश, लोकल एंड इंडिविजुअल मार्केटिंग. तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ सेगमेंट्स बना लिए. अब जो सेगमेंट्स आपने बनाए थे, फॉर एग्जांपल ये आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बनाया था, इसके अंदर भी जब आप सब सेगमेंट बनाते हो, एक के अंदर जो आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर जब आप सब सेगमेंट बनाते हो, दैट इज निश मार्केटिंग. सो निश मार्केटिंग क्या है, सेकंड लेवल है जिसके अंदर ऑलरेडी डिवाइडेड मार्केट, यानी कि पहले से बने हुए सेगमेंट्स को जब हम सब डिवीजन करते हैं, सब सेगमेंट्स में बना देते हैं, वो हमारा क्या होता है, निश मार्केटिंग. फॉर एग्जाम्पल
कि अगर हम डिटर्जेंट में देखें तो उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्री से उन्होंने क्या कि टेक्सटाइल के लिए, क्लोथिंग के लिए वो डिटर्जेंट बना रहे हैं। एक होता है कि वो फूड इंडस्ट्री में चले जाए, ऑटोमोबाइल में चले जाए या किसी अदर इंडस्ट्री में चले जाए, तो उन्होंने सोचा कि वो क्लोथिंग के लिए डिटर्जेंट बनाएंगे। ये तो उनको क्या किया, उन्होंने सेगमेंट किया। अब क्लोथिंग में भी अगर आप सिर्फ जो आपका सेगमेंट था क्लोथिंग का, उसके अंदर भी आप सोचते हो कि सिर्फ वुलन क्लोथ्स, यानी कि सर्दियों में जो वुलन के कपड़े हम यूज़ करते हैं उसके लिए क्या आता है, ईजी वुलन वेयर वाला। तो वो हमारा क्या है, ये जो ईजी है, ये ईजी वॉश क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वुलन क्लोथ्स के लिए। तो ये हमारे जो क्लोथ्स है उसमें भी एक सब सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं निश मार्केटिंग। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी सेगमेंट मार्केटिंग, यानी कि सिंपल उसे किस में कर देना, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना। जैसे कि डिटर्जेंट वालों ने कैसे कर रखा है कि क्लोथिंग के लिए हम बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिंपल सेगमेंट मार्केटिंग। अब उसके अंदर भी किसी एक सेगमेंट को, सब सेगमेंट को आप चुन लेते हो, उसे हम बोलते हैं निश मार्केटिंग। जैसे कि हमारा इजी का है, वो क्या करते हैं, सिर्फ वुलन वेयर के लिए होता है। उसके बाद हमारी आती है लोकल मार्केटिंग। एज नेम सजेस्ट, लोकल मार्केटिंग इज अ लेवल ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन दैट टारगेट लोकल कस्टमर। किसमें आप क्या करते हो कि जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है, अब इंडिया की पॉपुलेशन या फिर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप नॉर्थ में हो या फिर आप हरियाणा में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप सिर्फ हरियाणा के पीपल को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग गुड बना रहे हो, तो वो आपका क्या है, लोकल मार्केटिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेगमेंट मार्केटिंग, उसके बाद निश मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग मीन्स सिंपल डिवीजन करना, आप जो डिवीजन किया है उसका सब डिवीजन करना, हमारा क्या था, निश मार्केटिंग। एंड देन उसके बाद जो छोटा लेवल होता है वो है लोकल मार्केटिंग, यानी कि जिस भी एरिया में आप हो उसमें से आप देख लेते हो कि आप कहाँ से लोकल भी बिलोंग करते हो, आपका जोग्राफिकल एरिया क्या है, वहाँ के लोगों के लिए बनाना, वो हमारा क्या हो जाता है, लोकल मार्केटिंग। जैसे अगर आप पर्टिकुलरली हरियाणा के लिए बना रहे हो, अगर आप तमिलनाडु से हो तो वहाँ के लिए बना रहे हो, वो आपकी लोकल मार्केटिंग होती है। और सबसे छोटा लेवल मार्केटिंग का क्या होता है, इंडिविजुअल मार्केटिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमाइज मार्केटिंग भी बोलते हैं एंड 1-to-1 मार्केटिंग भी बोलते हैं। और ये सबसे छोटा लेवल है, क्योंकि सबसे बड़ा लेवल क्या था, सेगमेंट मार्केटिंग। ये मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेगमेंट मार्केटिंग, सेगमेंट के बाद हमारा क्या था, निश मार्केटिंग, निश के बाद हमारी लोकल मार्केटिंग एंड लोकल के बाद इंडिविजुअल मार्केटिंग। तो इंडिविजुअल मार्केटिंग हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कस्टमर के अकॉर्डिंग गुड्स को बनाया जाता है। यानी कि हम अब लोकल भी नहीं देख रहे, सिर्फ एक कस्टमर को देखते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं, उसके बेस पे गुड्स डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आप सैलून में जाते हो या फिर आप ब्यूटी पार्लर्स में जाते हो, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसा मेकअप चाहते हो, आप कैसी हेयर स्टाइल्स चाहते हो, उसके बेस पे किया जाता है। तो वो हमारी क्या होती है, इंडिविजुअल मार्केटिंग। सो सेगमेंटेशन हमारा क्या हुआ, ये आपको क्लियर हो गया। और लेवल ऑफ सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी मार्केटिंग का, क्योंकि अगर आपने एसटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि मार्केटिंग में एसटीपी किस चीज़ को डिनोट करता है, सो एसटीपी मीन्स सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड करना मार्केट को, और जैसे आपने ये डिवाइड कर दिया मार्केट, इसके अंदर अपने सब डिवीजन किए, उसके बाद टारगेटिंग का मतलब होता है किसी एक को चुन लेना जिसके लिए आप एक्चुअल में बनाओगे, वो हमारा टारगेटिंग। और पोजिशनिंग का मतलब जिसे आपने चुना है उन पीपल के माइंड में एक इमेज क्रिएट करना, ताकि कभी भी उन्हें प्रोडक्ट खरीदना हो तो वो आपके पास आए। सो मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग आर नोन एज एसटीपी ऑफ मार्केटिंग, कि इनको हम क्या बोलते हैं, एसटीपी ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल, कि जो हमारा बायर्स हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस पे मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज सेगमेंटेशन। क्योंकि हमारे जो एक होगा वो दूसरे से अलग होता है, इसलिए हमें क्या देखना पड़ता है, उनके बिहेवियर को, नीड को स्टडी करना पड़ता है। तो पहले हम उसे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, फिर उस सेगमेंट में से किसी एक सेगमेंट को चुन लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, टारगेटिंग, कि हम इन्हें क्या करने वाले हैं, इनके लिए गुड्स बनाएंगे। और अब जो हमारा टारगेटेड है उनके माइंड में इमेज क्रिएट करना, अपनी एक इमेज क्रिएट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, दैट इज पोजिशनिंग। यानी कि कभी भी आपको फ्यूचर में प्रोडक्ट खरीदना हो तो आपके उन कस्टमर्स को जिन्हें आप टारगेट कर रहे हो आपकी ही कंपनी के पास आके खरीदे, इसके लिए आपको पोजिशनिंग करनी पड़ती है। सो सेगमेंटेशन का अभी तक हमने क्या देखा कि सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है और उसके लेवल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो सेगमेंटेशन है वो दो तरीके से हो सकते हैं, कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट। कंज्यूमर मार्केट में सेगमेंटेशन किस बेसिस पे होता है और बिजनेस मार्केट में सेगमेंटेशन किस बेसिस पे होता है। तो जो हमारे कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट का मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स बनाती है और कस्टमर्स को सेल करती है, तो वो हमारा क्या है, कंज्यूमर मार्केट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स बनाती है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रही है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग हो रही है, B2B डीलिंग हो रही है, तो वो बिजनेस मार्केट है। एंड B2C डीलिंग होती है तो वो हमारा क्या होता है, कंज्यूमर मार्केट है। तो जब आपका कंज्यूमर मार्केट है तो आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, सेगमेंटेशन का सिंपल मतलब है डिवीजन करना। उसके सेगमेंट्स के जो होता है उसके लेवल्स क्या हैं, कि सबसे पहले सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग एंड
इंडिविजुअल मार्केटिंग। बट जो हम सेगमेंट बनाते हैं, डिवीज़न करते हैं, वो किस किस बेस पे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जोग्राफिक रीजन, यानी कि आपका एरिया के बेस पे आप कर सकते हो। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल में लिया था कि ये हमारा पूरा पॉपुलेशन है, हमने क्या किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमने जोग्राफिकल रीजन के बेस पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन हमें क्या बताते हैं कि किस बेस पे, किसके अकॉर्डिंग हम डिवीज़न कर सकते हैं, मार्केट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि जोग्राफिक में हम उसके रीजन के बेस पे कर सकते हैं, डेंसिटी के बेस पे कर सकते हैं। हमने एक तो क्या किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किया। इसके अलावा हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अर्बन, सब अर्बन और रूरल के बेस पे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अर्बन के लिए बनाएंगे, सब अर्बन के लिए बनाएंगे या रूरल एरिया के लिए बनाएंगे। रूरल यानी कि जो विलेजेस को हम ज़्यादातर डिनोट करते हैं, अर्बन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, प्योरली डेवलप्ड होती हैं, और सब अर्बन क्या होती है, जो डेवलपिंग सिटीज़ हैं, तो हम उसकी बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो जोग्राफिकल बेसिस में क्या क्या आते हैं कि आप रीजन के बेस पे कर सकते हो, जिसके अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आते हैं। उसके बाद आप डेंसिटी के बेस पे कर सकते हो, अर्बन, सब अर्बन या फिर रूरल, और क्लाइमेट के बेस पे कर सकते हो। तो आप जोग्राफिकल एरिया के बेस पे डिवाइड कर सकते हो अपने सेगमेंट को। तो सेगमेंटेशन फर्स्ट कंज्यूमर मार्केट में किस बेस पे हो सकती है कि आप उसके जोग्राफिकल रीजन, उसके एरिया के बेस पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। देन सेकंड होता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी के बेस पे भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एज, कि आप एज के बेस पे टारगेट कर सकते हो। जैसे कि हॉर्लिक्स है, तो उन्होंने क्या किया है, वुमेंस के लिए उनका ये आता है कि वुमेंस के लिए अलग है, ये एज नहीं, ये जेंडर के बेस पे है, मेल एंड फीमेल, वुमेंस के लिए अलग आता है, मेन के लिए अलग आता है, जो चिल्ड्रंस है उनके लिए अलग आता है। तो हॉर्लिक्स किसे टारगेट कर रहे हैं, डेमोग्राफिक के बेस पे। डेमोग्राफिक में जेंडर के बेस पे वो सब डिविजन्स करता है, डिवीजन करता है, और उसके बेस पे सेगमेंटेशन उसने कर रखी है, और उसके बेस पे वो टारगेटिंग करता है। तो डेमोग्राफिक क्या कहते हैं कि आप अपनी पॉपुलेशन को किस बेस पे डिवाइड कर सकते हो, उनकी एज के बेस पे कर सकते हो। जैसे शूज़ होते हैं, तो वो आपकी एज के बेस पे ही तो आते हैं, आपका नंबर आपकी एज के बेस पे होता है, तो एज के बेस पे आपके शूज़ के साइजेस होते हैं। तो आप उसमें किस बेस पे करते हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ अबव 20 वालों के लिए क्या बना रही है, शूज़ बना रही है, तो वो क्या कर रही है, एज के बेस पे उसने सेगमेंटेशन कर रखा है, मार्केट को डिवाइड कर रखा है। तो आप एज के बेस पे कर सकते हो, जेंडर के बेस पे कर सकते हो, फैमिली साइज़ के बेस पे कर सकते हो। फैमिली साइज़ इन द सेंस कि जैसे आप स्पॉटिफाई देखो तो उसमें वो क्या कहते हैं कि आपको फैमिली पैक मिलता है, तो वो किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उनकी फैमिली साइज़ को, कि 6 पीपल का आपको, अगर आपकी 6 मेंबर्स की फैमिली है तो आपको क्या मिल रहा है, आपको आप 6 मेंबर्स को ऐड कर सकते हो और स्पॉटिफाई पे इकट्ठा प्रीमियम ले सकते हो। तो वो क्या है, फैमिली साइज़ को टैग करते हैं, या फैमिली साइज़ के बेस पे सेगमेंटेशन करते हैं। कुरकुरे वगैरह के जो बिग पैकेज आते हैं वो किसके बेस पे होते हैं कि आप एक फैमिली पैक खरीद सकते हो, तो वो हमारे क्या है, ये फैमिली साइज़ के बेस पे होते हैं। देन हमारा है फैमिली साइज़ के बाद इनकम के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो, कि जैसे हमारी जो लग्जीरियस चीज़ें होती है वो क्या होती है, हायर इनकम ग्रुप के लिए होती हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जो बहुत पुअर लोग हैं वो परचेज़ कर सकें। तो इनकम के बेस पे अपने मार्केट को आप सेगमेंट कर सकते हो। जैसे जो कार है, लैम्बोर्गिनी है, ये जैगवार है, ये किसको करते हैं, हायर इनकम को टारगेट करते हैं। बट जो स्कॉर्पियो है, ये सब हमारे किस चीज़ को टारगेट कर रही हैं, ये मिडल, लेकिन उससे भी कम जो नहीं परचेज कर सकते, नैनो है, वो किसके लिए थी, जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए है। तो इनकम क्या है, इनकम के बेस पे हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, इनकम के बेस पे हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन क्या होते हैं कि किस बेस पे हम अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला बेसिस हमने देखा कि ज्योग्राफी के बेस पे, यानी कि एरिया के बेस पे कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, या फिर अर्बन या फिर रूरल के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक में हम क्या कहते हैं, जितनी भी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एज के बेस पे डिवाइड कर सकते हो, फैमिली साइज के बेस पे कर सकते हो, जेंडर के बेस पे कर सकते हो, इनकम के बेस पे कर सकते हो, ऑक्यूपेशन के बेस पे कर सकते हो। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स को आप टारगेट करना चाहते हो, जो आप सामान बनाओगे वो डॉक्टर्स के लिए होगा, टीचर्स के लिए होगा, इंजीनियर्स के लिए होगा, या किसी अदर ऑक्यूपेशन के लिए होगा। तो आप एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को भी टारगेट कर सकते हो कि आप किस ऑक्यूपेशन के लिए सामान बनाना चाहते हो। एजुकेशन को टारगेट कर सकते हो, जैसे बायजूस है, ये क्या करते हैं, ये एजुकेशन को टारगेट करते हैं कि मीन्स 10th के लिए अलग स्टडीज़ प्रोग्राम है, 12th के लिए अलग हैं, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए वो अलग प्रिपेयर कराते हैं। ऐसे ही अनअकैडमी है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के बेस पे उन्होंने क्या कर रखा है, मार्केट को डिवाइड कर रखा है और उसके बेस पे अपनी टारगेटिंग को सिलेक्ट कर रखा है। रिलीजन के बेस पे आप कर सकते हो, जैसे आप हिंदू को टारगेट करना चाहते हो, मुस्लिम को टारगेट करना चाहते हो, किस रिलीजन को आप टारगेट करना चाहते हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दिवाली पे मेनली जो प्रोडक्ट बनते हैं या फिर स्पिरिचुअल रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं, दिए हैं, ये सब किसके होते हैं, हिंदू को टारगेट करके बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे रिलीजन में यूज़ किए जाते हैं। तो रिलीजन के बेस पे आप बना सकते हो या सोशल क्लास के बेस पे बना सकते हो।
सोशल क्लास की एक स्पेशलिटी क्या होती है कि इसे आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल आप सोशल क्लास में लोअर लेवल पे आते हो, बट अगर आप अपनी इनकम और नॉलेज को अर्न करो, इंक्रीज करो, तो आप हायर लेवल पे भी जा सकते हो। तो आप कौन सी सोशल क्लास के लिए बना रहे हो, आप मिडिल के लिए बना रहे हो, लोअर के लिए बना रहे हो, अपर के लिए बना रहे हो, वर्किंग क्लास के लिए बना रहे हो, इसके बेस पे भी डिवीजन किया जा सकता है। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारे मेन बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन के नाम आपको पता होने चाहिए कि आप जोग्राफिकल बेसिस पे क्या कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो, जो किसके बेस पे होता है, एरियाज के बेस पे। देन डेमोग्राफिक यानी कि जो पर्सन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि एज है, उसकी फैमिली साइज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशन कितने है, किस रिलीजन से है, किस सोशल क्लास से है, उसके बेस पे आप डेमोग्राफिक बेस पे भी सेगमेंटेशन कर सकते हो। देन हमारा आता है साइकोग्राफिक। तो सबसे पहले जोग्राफिक, देन डेमोग्राफिक, नाउ साइकोग्राफिक बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो। वो कैसे होता है कि आप कल्चर ओरिएंटेड हो, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हो, आउटडोर ओरिएंटेड हो, इस बेस पे यानी कि उसका साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसी है, वो कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पोर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आउटडोर चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जैसे जो बैट्स वगैरह बनाती हैं जो कंपनी, वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करती हैं कि वो हमारी फोकस कर रही हैं कि वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड लोगों को फोकस कर रही हैं, जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो उसके बेस पे उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। देन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि आप जो गुड्स बना रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, वो किस पर्सनैलिटी के लोगों के लिए बना रहे हो। आपके जो गुड्स हैं वो शाय पर्सनैलिटी के लिए हैं, बोल्ड पर्सनैलिटी के लिए हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो लिप बाम होते हैं, लिपस्टिक होते हैं, उनके ब्रांड जो होते हैं वो क्या कहते हैं, बोल्ड पर्सनैलिटी को टारगेट करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बोल्ड पर्सनैलिटी के लिए बना रहे हो, बहुत बोल्ड कलर के बनते हैं। तो इसका मतलब आप पर्सनैलिटी के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कितने वेरियस मेजर्स है कि हम कैसे डिवीजन कर सकते हैं। आप पर्सनैलिटी के बेस पे डिवाइड कर सकते हो कि आप शाय पर्सनैलिटी को, अग्रेसिव पर्सनैलिटी को, बोल्ड पर्सनैलिटी को, किस तरीके की पर्सनैलिटी को आप क्या करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, या किस तरीके की पर्सनैलिटी को टारगेट करना चाहते हो, सेगमेंट करना चाहते हो। तो अभी तक हमारे सेगमेंटेशंस के कितने मेजर हुए। अगर हम कंज्यूमर मार्केट में सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो जोग्राफिक वे से कर सकते हैं, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में क्या आता है, कल्चर, स्पोर्ट्स, आउटडोर ओरिएंटेड या फिर पर्सनैलिटी। लास्ट हमारा होता है बिहेवियरल। बिहेवियरल यानी कि आप इन चीज़ों के बेस पे, इन पर्टिकुलर बिहेवियर्स के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ओकेजन के बेस पे डिवाइड किया कि आप जो गुड्स बना रहे हो वो रेगुलर के होंगे या स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल आपके सिर्फ दिवाली पे आ रहे हैं या फिर हर सीजन में आते हैं, सीजनल है या नॉन सीजनल है, तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि हम कैसे गुड्स बनाएंगे, रेगुलर बनाएंगे, स्पेशल ओकेजन के बनाएंगे। बेनिफिट्स के बेस पे कर सकते हो कि आप क्या बेनिफिट अपने गुड्स से प्रोवाइड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर दो कंपनी है ए और बी, दोनों पिज़्ज़ा मेकिंग में है, बट एक क्या कह रही है, वो टाइमली डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी पे फोकस करती है और एक फोकस करती है टेस्ट पे। तो उन्होंने अपने क्वालिटी पे, बेनिफिट पे फोकस किया कि वो किस चीज़ पे फोकस करे। एक के लिए क्वालिटी ज़्यादा प्रायोरिटी है तो उसने सेगमेंट में से क्वालिटी को चुना, एक ने टाइम को चुना कि हम तो फास्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप बेनिफिट्स के बेस पे डिवीजन कर सकते हो, यूज़र के स्टेटस के बेस पे डिवाइड कर सकते हो अपने मार्केट को। जैसे आपका ये पूरा मार्केट है तो उसे आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, जो आपके नॉन यूज़र्स यानी कि ऐसे यूज़र्स जो आपके प्रोडक्ट को खरीदते ही नहीं, उन्होंने आज तक आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदा। एक्स यूज़र यानी कि जो पहले खरीदते थे अब नहीं खरीदते। पोटेंशियल यूज़र, उन्होंने अब तक खरीदा नहीं है बट वो खरीद सकते हैं। पोटेंशियल यूज़र्स को हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र जो पहली बार खरीद रहे हैं, रेगुलर यूज़र्स जो लगातार खरीद रहे हैं, उसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो। और फिर आप देख सकते हो कि आपको किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि रेगुलर यूज़र्स के लिए जैसे कूपन्स आते हैं, ये सब किसके लिए आते हैं, जो रेगुलर यूज़र के, अगर आप रेगुलर परचेज करोगे तो आपको कुछ कार्ड्स या कूपन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप यूज़र स्टेटस के बेस पे डिवाइड करते हो। यूजर्स रेट के बेस पे डिवाइड कर सकते हो कि आप लाइट यूज़र्स यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी परचेज करते हैं उसके लिए कुछ बनाओगे, मीडियम यूज़र्स के लिए बनाओगे, या हैवी यूज़र्स यानी कि जो लार्ज क्वांटिटी परचेज करते हैं। लॉयलिटी के बेस पे कि जो लॉयल कस्टमर हैं, बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट और स्ट्रॉन्ग लॉयल हैं, उनके लिए आप कुछ बना रहे हो, मीडियम के लिए, या फिर जो नॉन लॉयल हैं, जो बिल्कुल लॉयल है ही नहीं, उनके लिए बना रहे हो ताकि उनके अंदर लॉयलिटी आए। रेडीनेस स्टेज के बेस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रेडीनेस के अंदर क्या आता है, अनअवेयर, ऐसा पर्सन जो आपके प्रोडक्ट के बारे में अभी अवेयर ही नहीं है कि आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसे ये पता ही नहीं। दूसरा अवेयर तो है। देन अवेयर के बाद इन्फॉर्म्ड, क्या मतलब होता है कि अवेयरनेस के साथ साथ उसे आपकी कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी है। देन इन्फॉर्मेशन के बाद किस बेस पे हो सकता है कि अब वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इंटरेस्टेड भी है, वो खरीदना भी चाहता है। और डिज़ायरस का मतलब उसकी डिज़ायर है। और फाइनली इंटेंडेड टू बाय यानी कि रेडी टू बाय है, बस वो खरीदने
आएगा ही, एक ना एक दिन वो खरीदने आने ही वाला है। तो वो होता है पूरा इंटेंट बना लिया उसने। इसके बेस पे आप अपने उसको मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। और फाइनली एटीट्यूड, यानी कि उसका क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपकी कंपनी के टुवर्ड्स, नेगेटिव है, होस्टाइल है, इनडिफरेंट है, कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इनके बेस पे आप क्या कर सकते हो, अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। तो कंज्यूमर मार्केट के अंदर अगर सेगमेंटेशन करना है तो जोग्राफिकल बेसिस पे, देन उसके बाद डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक बेसिस पे एंड बिहेवियरल बेसिस पे, GDPB के बेस पे आप क्या करते हो, उसे डिवाइड करते हो। नाउ अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल या फिर B2B जो होता है हमारा, बिजनेस टू बिजनेस हमारी डीलिंग होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सेल करती है, उस केस में अगर आपको सेगमेंटेशन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेगमेंटेशन करती है, उसमें हमारा पहला होता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक वही एरिया, लेकिन इसके अंदर अब क्या होता है, सॉरी एरिया बोल रही हूँ, डेमोग्राफिक का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बट इंडस्ट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि किस इंडस्ट्री को हमें सर्व करना है, फूड इंडस्ट्री के लिए बनाएंगे, ऑटोमोबाइल के लिए बनाएंगे, टेक्सटाइल के लिए बनाएंगे, किस इंडस्ट्री के लिए बनाएंगे, ये सेलेक्ट करना। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि मैं तो फूड के लिए बना रही हूँ, ऑटोमोबाइल के लिए बना रही हूँ, टेक्सटाइल के लिए बना रही हूँ, अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए बना रहे हैं। देन कंपनी साइज़, कि आप लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाओगे या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाओगे, किस साइज़ की कंपनीज़ के लिए गुड्स बनाओगे, उसके बेस पे सेगमेंटेशन कर देना कि सेगमेंटेशन कैसे होगा, स्मॉल साइज, लार्ज, मीडियम और वेरी स्मॉल। उसके बेस पे भी आप कर सकते हो और इसके बेस पे आप सेगमेंट कर सकते हो मार्केट को और फिर सेलेक्ट करोगे। लोकेशन, लोकेशन का मतलब कि आप किस एरिया को सर्व करना चाहोगे, नॉर्थ एरिया को, साउथ को, वेस्ट को, ईस्ट को, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आप उसे चुनोगे। तो डेमोग्राफिक सबसे पहले था इसका डेमोग्राफिक वेरिएबल, जिसके अंदर आता है कि आप किस इंडस्ट्री को सर्व करोगे, किस लोकेशन पे सर्व करना चाहोगे और किस साइज़ की कंपनी को सर्व करना चाहोगे, उसके बेस पे आप डिवीजन कर लेते हो। ऑपरेटिंग वेरिएबल्स, ऑपरेटिंग वेरिएबल्स में क्या आते हैं कि टेक्नोलॉजी, व्हाट कस्टमर टेक्नोलॉजी शुड बी फोकस, कि कितने तरीके की टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी 1, 2, 3 एंड 4, उसमें से इसके टेक्नोलॉजीज के बेस पे हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है या इजीली अवेलेबल हो जाएगी और अच्छी टेक्नोलॉजी उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यूज़र और नॉन यूज़र स्टेटस के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो। सेम वही कि आपके जो नॉन यूज़र स्टेटस या यूज़र स्टेटस, यानी कि एक हैवी यूज़र्स है, मीडियम यूज़र है, लाइट यूज़र है, नॉन यूज़र। नॉन यूज़र यानी कि जो यूज़ करता ही नहीं, लाइट यूज़र्स जो कभी कभी करते हैं, मीडियम जो फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं और हैवी यूज़र्स जो ज़्यादातर आपसे ही बाय करते हैं। उसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लाइट यूज़र है, हैवी यूज़र है, मीडियम यूज़र है या फिर क्या है आपके लिए नॉन यूज़र्स है, उसके बेस पे आप डिवाइड करते हो और उसके बेस पे आप टारगेटिंग करते हो। कस्टमर कैपेबिलिटी, कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कस्टमर को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रही है, तो आपको किस ऑर्गेनाइजेशन को चुनना है, उसके लिए आप क्या करते हो, डिवीजन करते हो। तो आप क्या देखते हो, किस बेस पे डिवीजन करते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनी सर्विसेज चाहिए या फ्यू सर्विसेज चाहिए। तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना चाहोगे, जिसको कम सर्विसेज चाहिए वो, या जिसे बहुत ज़्यादा सर्विसेज चाहिए वो, यानी कि वो चाहती है कि फ्री डिलीवरी भी हो, उसके साथ उसकी पैकेजिंग भी आप करो, ऑफलोडिंग भी आप करो, ये सब आप करो। तो कितनी सर्विसेज वो चाहते हैं उसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक के बाद ऑपरेटिंग। डेमोग्राफिक में हमने देखा होता है कि किस बेस पे डिवीजन करते हैं, कि किस इंडस्ट्री को करना चाहते हैं उस बेस पे डिवीजन, साइजेस के बेस पे डिवीजन या लोकेशन के बेस पे डिवीजन। देन टेक्नोलॉजी के बेस पे, यूजर के स्टेटस के बेस पे और उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, फ्यू या मैनी चाहते हैं उसके बेस पे। नाउ परचेजिंग अप्रोच के बेस पे कैसे होता है कि आप देखते हो परचेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर मार्केटिंग फंक्शन होता है, परचेजिंग फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है, सेल्स का होता है, फाइनेंस का होता है। तो ये क्या कहते हैं कि जो परचेजिंग फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा है, अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना चाहते हो, जिसका परचेजिंग फंक्शन सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, उसके बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो। पावर स्ट्रक्चर के बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आप बेचना चाहते हो, जिसके साथ आप डीलिंग करना चाहते हो, उसके अंदर पावर किसके हाथ में है, उसके अंदर पावर फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हाथ में है, कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा पावर में है, पावर स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से पावर स्ट्रक्चर को आप फोकस करना चाहते हो ये आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जिसके अंदर आप कैसे डिवाइड करते हो कि जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, आप क्या हो, इनडिफरेंट हो, यानी कि ऐसे कुछ खास रिलेशन नहीं है, अच्छा है नहीं भी है, बुरा भी नहीं है, मतलब सिंपल सा न्यूट्रल आपका है, और एक के साथ आपके बैड रिलेशन है या फिर रिलेशंस हैं ही नहीं। तो आप क्या देखोगे कि आपको किसे टारगेट करना है, जिनके साथ गुड है उन्हें ही और बेटर बनाना चाहोगे या जिनके साथ नहीं है उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहोगे, इसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो।
जर्नल परचेजिंग पॉलिसी यानी कि आप उनको टारगेट करना चाहते हो जो कैश डिलीवरी लेते हैं, यानी कि ओन कैश देते हैं हमें, तभी जैसे ही हमने उनको डिलीवरी की हमें कैश प्रोवाइड कर देते हैं। जो क्रेडिट पे खरीदना चाह रहे हैं, जो हमसे रेंट पे लेना चाह रहे हैं, लीज पे लेना चाह रहे हैं, आप किस तरीके को टारगेट करना चाहोगी। सो कंपनीज क्या सोचती हैं कि कैश में जाना चाहिए हमेशा, जो हमसे परचेज करें और कैश में चले जाए। तो किस पॉलिसी वाली ऑर्गेनाइजेशन को आप करना चाहोगे, उसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो। और उनका परचेजिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आप क्वालिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे, सर्विसेज के बेस पे, प्राइस के बेस पे, किसके बेस पे आप डील करना चाहोगे, उसके बेस पे आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो सेगमेंटेशन अगर बिजनेस मार्केट में करनी है तो डेमोग्राफिक मेजर्स, ऑपरेटिंग एंड परचेजिंग मेजर्स, उसके बाद आते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर का क्या मतलब है, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पे डिवाइड कर सकते हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नॉर्मल गुड्स चाहिए होते हैं, ऐसे जिसको अर्जेंट गुड्स चाहिए होते हैं, किसको आप सर्व करना चाहते हो। स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या चाहिए, बेसिक गुड्स जो पूरे मार्केट में सबको चाहिए होते हैं, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड गुड्स, डिफरेंट तरीके के गुड्स, स्पेशल एप्लीकेशंस चाहिए, किसको आप करना चाहोगे। और साइज ऑफ ऑर्डर की स्मॉल साइज को करना चाहोगे या लार्ज साइज वाली ऑर्गेनाइजेशन को, जो छोटे आपको ऑर्डर देती हैं भाई 500 यूनिट, 1000 यूनिट या 50-60 हज़ार यूनिट ऐसे ऑर्डर देती हैं उनको। और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि बायर सेलर सिमिलरिटी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे आप कर सकते हो या फिर डिसिमिलर के बेस पे कर सकते हो। आप सेगमेंटेशन कर रहे हो कि सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन या डिसिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे मेरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही डील करना है या डिफरेंट तरीके की। देन एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, कि आप रिस्क टेकिंग एंड रिस्क अवॉइडिंग के बेस पे सेगमेंट कर लेते हो और फिर डिसाइड करते हो कि आपको रिस्क टेकिंग यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है जो रिस्क लेती है या जो रिस्क को अवॉइड करती है। और लॉयलिटी के बेस पे, यानी कि जो हाई लॉयल है, लेस लॉयल है, उसके बेस पे। तो हमने क्या देखा कि सेगमेंटेशन के डिफरेंट बेसिस होते हैं। अगर हम सेगमेंटेशन करते हैं तो कस्टमर मार्केट के लिए डिफरेंट बेसिस हैं और बिजनेस मार्केट के लिए डिफरेंट है। कस्टमर में हमारे क्या थे, जोग्राफिक थे, डेमोग्राफिक थे, साइकोग्राफिक थे एंड बिहेवियरल थे। देन GDPB, इस तरीके से आप याद करो। अब इसमें हमारे क्या थे, बिजनेस वाले में डेमोग्राफिक थे, ऑपरेटिंग थे, परचेजिंग थे, सिचुएशनल थे और लास्ट हमारे क्या थे, सिचुएशनल के बाद था हमारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या हो गया, DOPSP यानी कि डेमोग्राफिक, ऑपरेशनल जो उसकी पॉलिसीज है उससे रिलेटेड, सिचुएशनल एंड हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डिवीज़न कर सकते हो। सो आई होप आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि हम डिवीज़न कैसे करते हैं। नाउ जो आपने सेगमेंट डिवाइड कर लिए कि ये हमारे क्या थे, सारे सेगमेंट थे, हमने 4 सेगमेंट डिवाइड कर लिए, मान लो ABCD। हम सेगमेंट क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हम एक को चुन सके कि हम फिर एक्चुअल में किसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, उस चीज़ को हम चुन सके कि भाई हम ए वाले को टारगेट करना चाहते हैं। तो वो हमारा होता है टारगेटिंग। अब हम कैसे चुनते हैं, जो हमारा सेगमेंट बना है, जितने डिवीज़न हो गए उसमें से बेस्ट कौन सा है, वो कैसे चुना जाता है। तो उसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है। वो मेजरेबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड वो हमारा क्या होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए। सो मेजरेबल का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ये हम क्या कर सके, मेज़र कर सके। उसके साइज़ को, परचेजिंग पावर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को मेज़र किया जा सके। तो जैसे हम मेज़र कर सकते हैं उसे चुनना चाहिए। जो सब्सटेंशियल हो, सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, लार्ज इनफ। ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत छोटा मार्केट चुन लिया जिसके अंदर इनफ कस्टमर ही नहीं है कि भाई उसके अंदर गिन चुन के 100 कस्टमर्स आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 के साथ आप सक्सेसफुली रन कर सकते हो। तो आपको एक लार्ज इनफ जो प्रॉफिटेबल हो, आपको वैसा चुनना चाहिए। तो सबसे पहले वो मेजरेबल हो, देन सब्सटेंशियल हो, इसका मतलब लार्ज और प्रॉफिटेबल हो, एक्सेसिबल यानी कि जिसको आप रीच कर पाओ, जिस तक आप पहुंच पाओ। ऐसा इमेजिनरी नहीं सोच लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में किया और आप नॉर्थ में हो, आपने साउथ का ले लिया और आपके पास कोई मेजर्स नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के वहां पहुंचाने तक के। तो आपको ऐसा यूज करना चाहिए जो आपके लिए इजिली एक्सेसिबल हो, डिफरेंशिएबल हो, यानी कि जो हमारे ABCD है वो अगर हम A चुन रहे हैं तो A डिफरेंट हो, इन सब से डिफरेंट हो, उसके एलिमेंट डिफरेंट हो, एक दूसरे से वेराई करते हों, ताकि हमने ऐसा चुना हो कि भाई वो थोड़ा अलग तरीके का मार्केट हमने चुना है। तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड एक्शनेबल, यानी कि अगर उसके अंदर हम कुछ भी बनाते हैं, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो हम उसे उसमें अडॉप्ट कर सके, एक्शन उस पर लिए जा सके। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मेजरेबल, सब्सटेंशियल, एक्सेसिबल, डिफरेंशिएबल एंड एक्शनेबल, जिसकी वजह से हम टारगेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टारगेटिंग की हमारी कितनी स्ट्रैटेजी होती है, तो बेसिकली टारगेटिंग की हमारी 5 स्ट्रैटेजी है। सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, सेलेक्टिव प्रोडक्ट, फुल मार्केट एंड मार्केट स्पेशलाइजेशन। जब भी हम मार्केट सेगमेंटेशन, तो ये हमारी क्या है, 5 फोर्सेज जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी की थी, पोर्टर की 5 फोर्स।
कि इसके बेस पे हम क्या देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट, कौन सा मार्केट का जो है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। किस बेस पे देखते हैं कि उसमें कितने राइवल्स आ सकते हैं, उसमें न्यू एंट्रेंट्स कितने आ सकते हैं, क्या उसमें कितना कंपटीशन है, कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, बार्गेनिंग पावर कस्टमर की कितनी और सप्लायर की कितनी। इसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट कौन सा है। जो सेगमेंट हमें सबसे अट्रैक्टिव लगेगा और जिसके अंदर वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसी के बेस पे हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब टारगेटिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, अगर हमने फॉर एग्जांपल ये डिवीज़न किया है, एक प्रोडक्ट लेके आते हैं सिर्फ एक मार्केट के लिए, तो वो हमारा होता है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। यानी कि आप एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो और एक ही मार्केट के लिए लेके आ रहे हो। जैसे पेडिग्री है, तो पेडिग्री क्या करता है, सिर्फ डॉग्स के लिए है, एक मार्केट के लिए है और एक ही प्रोडक्ट है। तो वो हमारा क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट और एक मार्केट होता है तो वो हमारा क्या होता है, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, 1 प्रोडक्ट एंड 1 मार्केट। इसमें आप उसके बाद आता है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है एक ही प्रोडक्ट लेके आना है, 2 प्रोडक्ट भी लेके आ सकते हो। एक मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट, दूसरे के लिए दूसरा और तीसरे के लिए तीसरा। जैसे कि आप कर सकते हो हॉर्लिक्स में वुमेंस के लिए अलग, मेंस के लिए अलग एंड चिल्ड्रन के लिए अलग। तो एक मार्केट के लिए जो मेंस का मार्केट है उसके लिए अलग प्रोडक्ट, वुमेंस के लिए अलग और जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उसके लिए अलग। तो एक प्रोडक्ट, एक मार्केट, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन यानी कि हर मार्केट के लिए अलग प्रोडक्ट। उसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे एक मार्केट एक प्रोडक्ट, दूसरा मार्केट दूसरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब प्रोडक्ट एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग मार्केट में यूज़ किया जा सकता है। एक ही प्रोडक्ट बट डिफरेंट मार्केट के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे कि अगर हम साइकिल की बात करें तो वो क्या होती है, ओल्ड एज के लिए भी हम एक ही तरीके की लेके आ रहे हैं अगर, और हम जो चिल्ड्रंस है या फिर उनके लिए भी, वुमेंस के लिए, मेंस के लिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक ही प्रोडक्ट हमारा एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नया प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे। एक ही प्रोडक्ट को जब हम अलग अलग मार्केट में लेके जाते हैं तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करें, तो वो हमारा होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देन इसके अंदर हमारा क्या आ जा सकता है, फॉर एग्जांपल सोल्ट है, तो वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। सोल्ट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ में, चाहे सोल्ट ही रहेगा, तो वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मार्केट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, एक ही मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अलग अलग तरीके के लेके आ रहे हैं। मार्केट एक ही है बट प्रोडक्ट अलग अलग है। जैसे जॉनसन्स एंड जॉनसन्स है, वो एक ही मार्केट यानी कि चिल्ड्रंस के लिए लेके आ रहा है, बेबीज़ के लिए लेके आ रहा है, लेकिन क्या ऑयल भी लेके आ रहा है, सोप भी लेके आ रहा है, पाउडर भी लेके आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट तो अलग अलग लेके आ रहा है बट मार्केट एक ही है, उसको हम बोलते हैं मार्केट स्पेशलाइजेशन। एंड फुल मार्केट कवरेज यानी कि सबके लिए, सारे मार्केट के लिए डिफरेंट भी प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट पूरे मार्केट को जो कवर कर लेगा ऐसा प्रोडक्ट। तो जैसे हमारी कोका कोला है तो वो हमारी किसके अंदर आती है, फुल मार्केट कवरेज के अंदर आती है। एक याद रखना, फुल मार्केट कवरेज को हम 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएटेड एंड यूनि डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब पूरे मार्केट को कवर करने के लिए, पूरे मार्केट को कवर करने के लिए अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि 2-3 प्रोडक्ट लेके आ गए ताकि पूरा मार्केट कवर किया जा सके, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड। और एक ही प्रोडक्ट से अगर हम पूरे मार्केट को कवर कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। सो अनडिफरेंशिएटेड जैसे कि कोका कोला है, कोका कोला एक ही प्रोडक्ट से पूरे मार्केट को कवर करती है, तो वो है अनडिफरेंशिएटेड फुल मार्केट कवरेज। तो हमने क्या देखा, सेगमेंटेशन क्या होता है, उसके लेवल्स क्या होते हैं, कस्टमर मार्केट, कंज्यूमर मार्केट में और बिजनेस मार्केट में किस किस बेस पे हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब सेगमेंटेशन के बाद हम आ गए थे टारगेटिंग पे। टारगेटिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने सेगमेंट बनाए हैं उसमें से किसी एक को चुनना जिसके लिए हम एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो टारगेटिंग के लिए हम क्या देखते हैं कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए एंड सब्सटेंशियल होना चाहिए। देन जब हम टारगेटिंग करते हैं तो जितने भी हमारे सेगमेंट होते हैं हम देखते हैं कि वो सेगमेंट में से सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट कौन सा है, उसी को हम चूज़ करते हैं। तो अट्रैक्टिवनेस कैसे पता चलती है, जो पोर्टर की 5 फोर्सेज हैं उनकी स्टडी करके कि कितने कंपिटिटर्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स कितने आ सकते हैं, सब्सटीट्यूट कितने हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इसे देख के हम 5 मेजर्स यूज़ कर सकते हैं टारगेटिंग के। या तो सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन करें, एक प्रोडक्ट एक मार्केट के लिए, सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन करें, अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करें, एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट के लिए, मार्केट स्पेशलाइजेशन, मार्केट वही रहेगा लेकिन प्रोडक्ट नए नए आएंगे, एंड फुल मार्केट कवरेज। नाउ पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपने मार्केट को डिवाइड किया, देन आपने टारगेट को सेलेक्ट कर लिया कि आप किसे टारगेट करने वाले हो, देन हमारी आती है पोजिशनिंग, यानी कि उन लोगों के माइंड में अब अपनी एक इमेज क्रिएट कर देना।
फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि आप क्या कर रहे हो, चिल्ड्रंस को टारगेट करोगे, तो आपकी इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करना कि आप जब भी चिल्ड्रंस वो चीज़ खरीदना चाहें तो अपने पेरेंट्स को यही बोले कि वो इसी ब्रांड की लेके आएँ, उसे हम बोलते हैं पोजिशनिंग, यानी कि अपनी एक वैल्यू क्रिएट करना अपने टारगेट मार्केट के माइंड में, सो दैट जब भी वो उस चीज़ की डिमांड करें तो आपकी कंपनी उनके माइंड में सबसे पहले आए। जब भी आप पोजीशनिंग को डिसाइड करते हो तो आप 3 चीज़ों पे फोकस करते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, पॉइंट ऑफ पैरिटी पे और पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि जैसे आपका एक प्रोडक्ट है, आप बिस्किट का प्रोडक्ट लेके चलो कि आप एक बिस्किट की कंपनी हो जो बिस्किट्स बनाती है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए क्या होगा कि बेशक आप नया लेके आ रहे हो बट आपके कंपिटिटर्स तो होंगे, बहुत से ऐसी कंपनी होंगी जो ऑलरेडी बिस्किट बनाती हैं, ब्रिटानिया है, पार्ले-जी है, बार्बन है, ये सब क्या कर रही है, ये पहले से बना रही है, तो ये ऑलरेडी बना रही हैं, तो इसके बेस पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जितने भी आपके कंपिटिटर्स हैं उन सब की स्टडी करना और तभी पोजिशनिंग करना। अगर आप कार की फील्ड में आ रहे हो कि आप लग्जीरियस कार लेके आ रहे हो, तो पहले से लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज़ है, जैगुआर है, या फिर जो भी हमारी पोर्श है, ये सब हमारे क्या ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो आपको इन सबको कंसिडर करना पड़ेगा। जो आपके कंपिटिटर्स हैं जो उसी फील्ड में सर्व कर रहे हैं उन सबको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बेस पे आप अपनी क्या करोगे, पोजिशनिंग करोगे कि आप अपनी एक डिफरेंट इमेज क्रिएट कर सको। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी कोई नई कार लेके आ रहे हो, तो अगर आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है, पोजिशनिंग करनी है, तो आप देखोगे ना कि आपके जैसे जो कंपिटिटर्स हैं, बाकी जो कार हैं आपकी लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज़ है, जैगुआर है, या फिर जो भी हमारी डिफरेंट कार होती हैं, उसके बेस पे जितनी भी हमारी कार हैं उन सबको हम देखते हैं, BMW है, जितनी भी कार हैं उसको हम इनकी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी को देखते हैं, क्या ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं या नहीं करते, किस तरीके की करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उन सबको स्टडी करके ही आप पोजिशनिंग करते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जितनी अदर पार्टीज़ हैं जो आपके कंपटीशंस में हैं, जितने भी रेलिवेंट कंपिटिटर्स हैं उन सबको स्टडी करना, सो दैट आप अच्छी पोजिशनिंग कर सको। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमें कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना होता है कि हमारे कंपिटिटर्स कौन कौन है, उस रेफरेंस को तैयार करना होता है, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में एक और चीज़ लेके आ रहे हो, तो अगर आप उस कैटेगरी की मेंबरशिप चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, उसी के बेस पे आप क्या करते हो, आगे वर्क करते हो। देन हमारा आता है कि इसके लिए जब भी आप पोजिशनिंग करते हो तो सबसे पहले तो आपने कंपिटिटर्स को एनालाइज किया, एनालाइज किसके थ्रू किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आपने प्रिपेयर किया तो आपको पता चल गया कि आपके कितने कंपिटिटर्स हैं, वो किस किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, और उसी बेस पे आप पोजिशनिंग करोगे। तो उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट ऑफ पैरिटी, क्योंकि पोजिशनिंग में जो मेन पॉइंट है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि अपने कंपिटिटर्स की स्टडी करना, पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इनको आपको पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ डिफरेंस नेम ही सजेस्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आपके कंपिटिटर से अलग बनाती है, इस चीज़ को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स ऐसा क्या है, अब बाकी कंपनी भी कार बना रही है, वो भी कार लेके आ रहे थे, आप भी कार लेके आए, तो ऐसी क्या चीज़ है आपकी कार में जो आपको स्टैंड आउट करेगी, जो आपको अलग बनाएगी उनसे, तभी तो कस्टमर आपके पास आएंगे। जब ऑलरेडी हैं उन्हीं में बाय कर लेंगे, एक न्यू कंपनी के पास क्यों आएंगे, जब वो कुछ नया कुछ डिफरेंट लेके आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार बिल्कुल वही फीचर्स प्रोवाइड करती है बट कम प्राइस पे मिल रही है, या फिर उसकी माइलेज ज़्यादा अच्छी है, उसकी जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा है, फीचरिंग ज़्यादा अच्छी है, तो उसके बेस पे ही आप अपना पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप कैसे अपने आप को, अपने कस्टमर्स है जो टारगेट मार्केट है, उसे कैसे बिलीव कराओगे कि आप अपने कम्पिटिटिव ब्रांड से, अपने कंपिटिटर से कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ अलग प्रोवाइड कर रहे हो। दैट इज़ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। Consumers strongly associate with brand, positively evaluate and believe they could not find the same extent with a competitive brand। यानी कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर कंज्यूमर में है, तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हो और वो ब्रांड आपको काफ़ी पसंद है, तो आपके अंदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे होगा कि आप अपने माइंड में ये बिलीव करते हो, आपको पूरा ट्रस्ट है कि कोई और कंपनी ये वाला बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर सकती जैसा ये ब्रांड प्रोवाइड करता है। तो आप चाहते हो कि आपके कस्टमर्स में ऐसी लॉयल्टी हो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो, इसलिए जब भी हम पोजिशनिंग करते हैं हम चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम बना सकें। दैट्स वाई POD की स्टडी की जाती है। देन पॉइंट ऑफ पैरिटी। पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या होता है, जैसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बात करता है एक ऐसे फीचर की जो डिफरेंट है, वेराए है, लेकिन पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या बात करता है कि जो ऐसे फीचर्स हैं जो सेम है, यूनिक नहीं है, सेम है। अगर आप कार की बात कर रहे हो तो कार में टायर्स भी होंगे, कार में जो भी बेसिक चीज़ है जो हर एक कार में होती है, उसमें सीट होंगी, तो ये सब क्या है, बेसिक है।
उसको आप अलग नहीं कह रहे, आप डिफरेंस पॉइंट पे नहीं जा रहे, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पे पोजिशनिंग करते हैं, वो हमारी होती है पॉइंट ऑफ पैरिटी। अब उसमें दो पॉइंट ऑफ पैरिटी होते हैं, कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी। नाम आपको पता होने चाहिए, कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी। कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या कहता है, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक प्रोडक्ट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ट्रैवलिंग एजेंट बुक किया, तो आप ये एज्यूम करके चलते हो कि जब मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे मुझे ट्रैवल करना है, जहाँ पे मुझे घूमना है, तो वो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, मुझे होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करके देगा, अगर मुझे किसी और रेस्टोरेंट्स या कैफ़े का आइडिया पूछना है तो वो मुझे ये प्रोवाइड करेगा। आपको लगता है कि ये उसकी मिनिमम ड्यूटी है, तो वो हमारे क्या होते हैं, कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी, यानी कि उस कैटेगरी के अंदर मिनिमम इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए तभी एक कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो है कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी। तो पॉइंट ऑफ पैरिटी का मतलब क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की पोजिशनिंग करना, और कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी आर एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट दैट कंज्यूमर व्यू एज इसेंशियल, यानी कि उसे लगता है ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो इसेंशियल ही है, ये तो मिनिमम है जो उस प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी से हमें मिलने ही चाहिए, उसे हम बोलते हैं कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी, यानी कि वो मिनिमम होते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा वो कुछ करता है वो डिफरेंट है, बट जो मिनिमम चीज़ें हमें एज्यूम करते हैं कि ये तो होगी ही, वो हमारी कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी होती है। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी का मतलब क्या होता है कि अपनी पॉइंट ऑफ पैरिटी को इस तरीके से यूज़ करना कि जो हमारे कंपिटिटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम ख़त्म कर दें। आर एसोसिएशंस डिजाइन टू ओवरकम परसीव्ड वीकनेस ऑफ द कंपिटिटर्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे सेवलॉन है एंड डेटोल है, तो डेटोल ने अपना पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे कर रखा था, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कैसे कर रखी थी एड्स के अंदर। पहले क्या होता था कि अगर जलन होती है, डेटोल लगाने से जलन हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो क्योर हो रहा है, वो हील हो रहा है। बट सेवलॉन क्या लेके आया कि हमें इस जो जलन है इसकी कोई, ये जो बर्निंग फील होती है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना भी वो वैसे ही असर करता है, उसके बिना भी वो उतना ही इम्पैक्ट डालता है। तो सेवलॉन ने अपने पॉइंट ऑफ पैरिटी से, कि वो भी किस चीज़ के लिए आया, कोई भी वाउंड है, कोई भी घाव है, उसे ठीक करने के लिए ही होता है, तो वो उसका पॉइंट ऑफ पैरिटी है। बट उसने पॉइंट ऑफ पैरिटी किस तरीके से यूज़ किया कि जो उसके कंपिटिटर्स थे, डेटोल थे, उसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस को फिनिश कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया कि जलन का ठीक होने से कोई रिलेशन नहीं है। सो पोजिशनिंग क्या होता है, अपने कस्टमर्स के माइंड में, अपने टारगेट के माइंड में अपनी एक इमेज बिल्डअप करना, और उसे बिल्ड करने के लिए हमें 3 पॉइंट पे फोकस करना होता है। जो फर्स्ट है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि हमारे कंपिटिटर्स का एनालिसिस करना। देन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एक यूनिक चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि कस्टमर बिलीव कर सके कि हम ऐसा प्रोवाइड करें जो बाकी नहीं प्रोवाइड कर सकते। एंड हमारा पॉइंट ऑफ पैरिटी जो सेम थिंग से रिलेटेड होता है। देन हमारी एरर ऑफ पोजिशनिंग, और ये याद रखना कि आप जो पोजिशनिंग करते हो वो किसी भी बेस पे कर सकते हो। अगर आपकी क्वालिटी बेटर है तो आप क्वालिटी के बेस पे कर सकते हो, अगर आपको लगता है आपके फीचर्स बेटर हैं, स्टाइल बेटर है तो स्टाइल के बेस पे कर सकते हो, फीचर्स बेटर हैं तो फीचर्स के बेस पे कर सकते हो, अगर आपका प्राइस कम है तो कॉस्ट के बेस पे आप कर सकते हो, अगर आप सोसाइटी एनवायरनमेंट को ज़्यादा करते हो तो उसके रिलेट से कर सकते हो, इमोशंस के बेस पे कर सकते हो। तो जो हमारी पोजिशनिंग है वो किसी भी बेस पे हम कर सकते हैं। पोजिशनिंग में एरर क्या आते हैं, अंडर पोजिशनिंग, ओवर पोजिशनिंग, कंफ्यूज पोजिशनिंग एंड इरेलीवेंट पोजिशनिंग। या तो आप जितनी करनी चाहिए मीन्स आप बहुत हल्के में ले लेते हो कि अपने आप हो जाएगी, अर्निंग वगैरह अपने आप होगी, हम अपने आप ग्रो होंगे, तो आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, अच्छे से पोजिशनिंग नहीं करते, उसको हम बोलते हैं अंडर पोजिशनिंग, यानी कि जब हम कमी छोड़ देते हैं। ओवर पोजिशनिंग यानी कि आपने कुछ ज़्यादा ही पोजिशनिंग कर दी, इतना प्रीशियस उस ब्रांड को बता दिया कि अब लोग सोचते हैं कि इसे हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे डायमंड है, तो वो क्या उसकी होती है, ओवर पोजिशनिंग हो रखी है कि डायमंड पता नहीं कितना एक्सपेंसिव होगा कि कोई इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ओवर पोजिशनिंग भी नहीं करनी चाहिए, वरना कस्टमर्स ये सोचेंगे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अंडर पोजिशनिंग नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ की पोजिशनिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और अगर आप 2 बेनिफिट बता रहे हो, 2 बेनिफिट्स आपने बता दिए, तो उन्हें क्या होगा, वो कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये वाला पॉइंट मिलेगा या ये वाला बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे सोप है या फिर कोई भी आप वो लेके चलो, शैम्पू वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हेयर फॉल प्लस डैंड्रफ दोनों। तो आप दोनों चीज़ों को अगर बताओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए है। तो अगर आपको कंफ्यूज पोजिशनिंग करते हो तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, तो भी एरर क्रिएट करते हो। तो कभी भी आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट, ऐसी पोजिशनिंग नहीं करनी चाहिए जो कन्फ्यूजन क्रिएट करे। एंड इररेलेवेंट पोजिशनिंग यानी कि आपने पूरी ऐड बना दी, पूरी ऐड आप दे रहे हो, लेकिन उस ऐड के अंदर आपका कस्टमर ये नहीं समझ पाया कि इस ऐड का उस प्रोडक्ट से क्या लेना देना है। ऐसे आपने बहुत सी ऐड देखी होंगी, अगर आप ऐड देखते हो तो आप ये समझ नहीं पाते कि भाई इन्होंने ऐसी ऐड क्यों बनाई, वो प्रोडक्ट तो डिफरेंट तरीके से भी दिखाया जा सकता था, ये ऐड बनाने का क्या रेलिवेंस है। तो वो हमारी होती है इररेलेवेंट पोजिशनिंग, जो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है।
नाउ द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम कस्टमर्स को सर्व करते हैं ताकि उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। जो हम कंज्यूम करते हैं वो प्रोडक्ट ही तो होता है। तो प्रोडक्ट की जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है, ऐसे प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। उसकी भी एक लिमिटेड लाइफ होती है और लाइफ में वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से जाता है। इंडिविजुअल जो वो प्रोडक्ट होता है वो सबसे पहले क्या होता है, उसका स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, देन वो ग्रो करता है, देन मैच्योरिटी पर हो जाता है और फिर से डिक्लाइन, यानी कि अब एंड आ जाता है, उसके डाई का टाइम आ जाता है, उसकी डेथ का टाइम आ जाता है। तो वो हमारे क्या, प्रोडक्ट की भी ह्यूमन बीइंग की तरह एक लाइफ साइकिल होती है। और उस लाइफ साइकिल में उसके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वेरियस थ्रेट आते हैं, वेरियस स्ट्रेंथ वो लेके आता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ का, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट की भी एक लिमिटेड लाइफ साइकिल होती है जिसके अंदर वेरियस स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज पे डिफरेंट चैलेंज और अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती है। बिकॉज डिफरेंट चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हर स्टेज पे उसे अलग तरीके की स्ट्रैटेजी का यूज़ करना पड़ता है। और प्रॉफिट जो है एक स्टेज पे राइज हो रहा है ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट पे लो हो सकता है। तो प्रॉफिट हर स्टेज पे डिफरेंट होता है, जो नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं जिनके साथ अलग अपॉर्चुनिटी, अलग चैलेंजेस आते हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ती हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस का नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी स्टेजेस के क्या नाम है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अभी आपका प्रोडक्ट बस आपने लॉन्च ही किया है, आप नया नया प्रोडक्ट लेके आए हो, तो वो आपकी क्या होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज। अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन नई नई खोली है तो इतनी सेल्स नहीं होगी, क्योंकि अभी तो लोग अवेयर ही नहीं है। आप अवेयर करने में टाइम लगाओगे, शुरुआत में इतना प्रॉफिट नहीं होता, इवन नेगेटिव प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर आप देखो नीचे वाली लाइन प्रॉफिट की है तो शुरुआत में हमारा नेगेटिव प्रॉफिट होता है, बट बाद में हम वो क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज लोग अवेयर होते नहीं। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्रॉफिट कम होता है, सेल्स कम होती है। सो वो हमारी क्या होती है, बिकॉज पीपल अवेयर नहीं है, वो हमारी क्या होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इंट्रोडक्शन के कुछ टाइम बाद हमने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट की, लोगों को पता चला, उन्होंने प्रोडक्ट को खरीदा, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन में सेल्स क्या होती है, अगर इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करें तो सेल्स हमारी क्या होती है, कम होती है, प्रॉफिट हमारा नेगेटिव में होता है, कॉस्ट हमारी हाई होती है और लोगों की अवेयरनेस जो है वो लेस होती है, मीन्स लेस अवेयर है, और कस्टमर्स भी हमारे क्या होते हैं, लो होते हैं। देन हमारी इंट्रोडक्शन के बाद स्टेज आती है ग्रोथ की स्टेज, क्योंकि अब पीपल क्या होने लग गए, अवेयर होने लगे। तो ग्रोथ के टाइम हमारी क्या होगी, सेल्स भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट हम स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे, लेना शुरू कर देंगे, कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी और जो पीपल है वो मोर अवेयर हो जाएंगे, ज़्यादा अवेयर होना शुरू कर देंगे और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्रोथ स्टेज पे हमारी क्या होगी, एक तरीके की इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है बाकी चीज़ों में। देन ग्रोथ के बाद आती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी के अंदर 3 फेजेस होती हैं, ये जो शो कर रही है इसका मतलब क्या है, ग्रोथ थोड़ा डिक्लाइन, ग्रोथ स्लो हो गई है, स्लो ग्रोथ हो जाती है। देन यहाँ पे हमारी ग्रोथ स्टेबल हो जाती है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता, उतनी ही बनी हुई है। यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा स्लोली ग्रो करेंगे, यहाँ पे स्टेबल रहेगा और यहाँ पे डिकेइंग, यानी कि कम होनी स्टार्ट हो गई अब। तो जब हमारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच्योरिटी पे कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं, तो सबसे पहले ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, देन ग्रोथ स्टेबल हो जाती है एंड उसके बाद ग्रोथ क्या हो जाती है, डिकेइंग, यानी कि नीचे नीचे की तरफ आने लग जाती है। सो जब हम उसके स्टेज पे हैं, मैच्योरिटी के स्टेज पे हैं, तब हमारे पास क्या होता है, सेल्स हमारी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट होता है, कॉस्ट हमारी लोवेस्ट होती है और जो बाकी हमारी चीज़ें जैसे कॉस्ट लोवेस्ट है, कस्टमर हमारे मैक्सिमम होते हैं जितने हो सकते हैं और जितना ज़्यादा अवेयर किया जा सकता है उतना अवेयरनेस होती है। देन हम आ जाते हैं डिक्लाइन स्टेज पे। अब डिक्लाइन स्टेज क्या कहती है कि डिक्लाइन में हम क्या हो रहे हैं, नेगेटिव में आ जाते हैं, फिर से हमारी सेल्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रॉफिट हमारा फिर से कम हो जाता है, लोगों में अवेयरनेस होती है बट वो परचेजिंग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट फिर से इंक्रीज होने की चांसेस होते हैं। इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को ड्रॉप डाउन ही कर देती है, यानी कि उसे हटा ही देती है, डिसकंटिन्यू कर देती है। तो हमारी 4 स्टेजेस क्या हुई, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। मैच्योरिटी के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले ग्रोथ स्लो होगी, देन स्टेबल होगी एंड देन डिकेइंग। अब जो ये हमारी स्टेजेस हैं इन पे सेल्स भी मैंने बताया कि अलग अलग होती है, पहले तो सेल्स होती ही नहीं, बहुत कम होती है, देन ग्रो होने लग जाती है, देन हाईएस्ट होती है और फिर से कम होने लग जाती है। प्रॉफिट पहले में नेगेटिव होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, फिर से डिक्रीज होने लग जाता है। शुरू में पीपल अवेयर नहीं होते, फिर अवेयरनेस इंक्रीज होती है, फिर हमारे जो स्टेबल हैं वो कस्टमर्स बने रहते हैं और फिर कम होने शुरू हो जाते हैं। कॉस्ट शुरू में हमारी हाई होती है, देन वो लो हो जाती है, देन स्टेबल रहती है, लोवेस्ट रहती है हमारी, एंड उसके बाद फिर से हमारी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फर्स्ट में हमारा क्या होता है कि जो हमारे अवेयरनेस है या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं। अब उसके बाद है
कि हमने बोला कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम इस शेप में बनाते हैं, बेल शेप में, बट उसके अलावा भी कुछ लाइफ साइकिल्स होती हैं जो हमारे नाम आपको पता होने चाहिए कि कुछ और क्या है, ग्रोथ, स्लम्प, साइकिल, रिसाइकिल एंड स्कैलॉप्ड। तो ग्रोथ स्लम्प का मतलब क्या है, एक बार वो प्रोडक्ट आया, इंट्रोडक्शन हुई, ग्रोथ हुई, डिकेन हुई, लेकिन वो गया नहीं, मार्केट से गया नहीं, उसकी एक नॉर्मल एक मिनिमम उसकी बनी रही और उसी पेज पे वो चलता रहता है, उसी पेज पे चलता रहता है, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ स्लम्प मैच्योरिटी। यानी कि इंट्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी हुई, फिर वो कम होने लग गया, तो डिक्लाइन होने की बजाय वो एक स्टेबल पेज पे बना रहता है। देन एक होता है साइकिल, रिसाइकल, यानी कि उस प्रोडक्ट की साइकिल फिर से बनती रहती है, लेकिन पहली जो साइकिल है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी, मतलब वो जो ग्रोथ वगैरह है वो कम होती रहती है, बट वो बिल्कुल आउट नहीं होता मार्केट से, साइकिल रिसाइकिल उसमें होता रहता है। स्कैलप्ड का मतलब क्या है कि कुछ चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर, जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होते रहे और वो प्रोडक्ट फिर से नई फिर से ग्रोथ, उसका कभी डिक्लाइन नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हम चेंजेस करते रहते हैं। तो ये 3 और तरीके की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी। अब जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही रिलेट करता है, स्टाइल, फैशन एंड फैड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टाइल, फैशन, फैड बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है ना, सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए जो चलता है वो होता है स्टाइल। जो हमारा मोड ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम किस स्टाइल में बिहेव करते हैं, किस स्टाइल को फॉलो करते हैं। करंट में जो स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, फिलहाल जिस स्टाइल को हम फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं फैशन। तो स्टाइल क्या है, जो चलता रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देन फैशन क्या होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है, मीन्स स्टाइल से छोटा होता है, और फैड सबसे छोटा होता है, मीन्स आया और गया। जैसे हम ट्रेंड नहीं बोलते कि कोई ट्रेंड आया और साथ साथ चला भी गया, ज़्यादा दिन नहीं चला। जैसे टैटूज़ का ट्रेंड होता है, वो आया था और फिर चला गया, तो अब लोग उतने क्रेजी नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो वो हमारा होता है फैड। और फैड पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता क्योंकि इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो उस टाइम पे बेनिफिट उठा के चली जाती हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज इसको इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि बहुत क्विकली आता है, उतना ही क्विकली चला जाता है। फैशन क्या है, करंटली जिस स्टाइल को आप फॉलो कर रहे हो उसको हम बोलते हैं फैशन, यानी कि वो चीज़ अब फैशन में है, जिस स्टाइल को आप करंटली फॉलो करते हो उसे हम फैशन बोलते हैं। और इसके 4 स्टेजेस होते हैं कि सबसे पहले डिस्टिंक्टिवनेस, कि वो डिफ्रेंशिएट करता है बाकियों से, जैसे एक पूरी वो है, तो अगर कोई उस फैशन को फॉलो करे तो वो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेगा एक दूसरे अपने आप को। देन एल्यूमिनेशन, इसका मतलब लोग उसकी कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, मास फैशन सब उसे करना लग जाएंगे, और फिर डिक्लाइन, क्योंकि सबने किया तो वो बहुत बेसिक हो गया, तो फिर से वो जो स्लो है या डिक्लाइन फेज पे आ जाता है। तो स्टाइल जो सबसे लॉन्गेस्ट करंटली जो स्टाइल फॉलो किया जा रहा है दैट इज फैशन एंड फैड, आया और गया। नाउ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैं जो हर स्टेज पे यूज़ की जाती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो बेसिकली हमारी स्टेज क्या होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन स्टेज पे सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज मार्केट पायनियर स्ट्रैटेजी। मार्केट पायनियर का मतलब क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो पहली बार आ रहा है तो हमारा क्या होता है, आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मिलती हैं, क्योंकि आपको क्या एडवांटेज मिलेगी, आपकी लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो बाकियों के पास नहीं है, बाकी कंपनी उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रही, आपका कोई यूनिक कोई डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज को ही हम क्या बोलते हैं, पायनियर एडवांटेज। तो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज पे हम ये एडवांटेज उठा सकते हैं, इसी स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा लेके आएँ जो बहुत यूनिक हो और जो फर्स्ट टाइम आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बस इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि हमारे साथ क्या होता है कि कई बार फर्स्ट मूवर की बजाय सेकंड मूवर, थर्ड मूवर ज़्यादा बेनिफिट उठा जाते हैं, कि वो ऐसे नहीं है जो सबसे पहले उस चीज़ को लेके आ रहा है, इसका मतलब उसने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाए हैं, एफर्ट्स लगाए हैं, बट वो अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छे से नहीं कर पाए जितने अच्छे से सेकंड वाले ने क्या किया, ये लेके आए, इसके 1 साल बाद सेकंड वाला ले आए, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज उसने मार्केटिंग पे, प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। हालांकि उसे रिसर्च इतनी नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसने कॉपी किसको किया है, वन को किया है, उसी को इमिटेट करके वो अपने जैसा प्रोडक्ट ले आया, लेकिन वो ज़्यादा चल गया। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं कि गूगल जो है वो हमारा क्या था, फर्स्ट सर्च इंजन तो नहीं था, बट फिर भी गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। गूगल हमारा फर्स्ट सर्च इंजन नहीं था, फिर भी इतना ज़्यादा पॉपुलर है। उससे पहले बहुत से जो आगे थे, याहू आ गया था, फिर भी क्या है, हमारा गूगल सबसे ज़्यादा वो पॉपुलर है, क्योंकि वो बेशक बाद में लेके आया, सर्च इंजन पहला नहीं था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसके पास नहीं थी, बट उसने क्या किया, प्रोडक्ट में कुछ ऐसा लेके आ गया, मार्केटिंग में कुछ ऐसा लेके आ गया कि वो क्या हो गया, सबसे आगे आ गया। तो फर्स्ट हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, पहली स्टेज पे एक ही स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं, पायनियर की, इसका मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको उठानी चाहिए।
सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर कर सको, इनोवेशन, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट हो सके, आपकी जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज हो सके कि आप एक ऐसी कंपनी हो जो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को लेके आई हो, आपका नाम अलग से हिस्ट्री में लिखा भी जाएगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज पे पाइनियर एडवांटेज आपको मिल सकती है, वो स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हो। ग्रोथ स्टेज पे जहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रही होती है, प्राइस हमारे कम होने लग जाते हैं, कॉस्ट कम होने लग जाती है, वहाँ पे आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि एक कंपनी जब ग्रो कर रही है तो उस टाइम उसे क्या फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप एक प्रोडक्ट के साथ ग्रो कर रहे हो तो आप उसी को रखोगे, नहीं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते रहो ताकि आपकी ग्रोथ बनी रहे। तो आपको उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए, नए नए फीचर्स उसके अंदर ऐड करने चाहिए, उसके स्टाइल को चेंज करना चाहिए ताकि आप कीप ग्रोइंग रहो, हमेशा ग्रो करते रहो, नए मार्केट सेगमेंट में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट को डिवाइड किया था, आपने देखा था कि आप सिर्फ नॉर्थ को टारगेट करोगे, अब आप ग्रो कर रहे हो तो आपको लगता है कि आपको साउथ में भी एंटर हो जाना चाहिए, बाद में आप ईस्ट में भी आ जाओगे, देन वेस्ट में भी आ जाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, मार्केट सेगमेंट्स को इंक्रीज करना चाहिए, न्यू मॉडल्स लेके आने चाहिए, न्यू फीचर्स लेके आने चाहिए, नए फ्लेवर, जो भी चीज़ आप लेके आ रहे हो उसमें नए फीचर, न्यू चीज़ों को ऐड करना चाहिए। आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज फास्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब पहले अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप होलसेलर्स का यूज़ कर रहे हो कस्टमर तक प्रोवाइड करने के लिए, तो आप सोच रहे हो कि आप ग्रो तो कर ही रहे हो, इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो आपको रिटेलर्स और ज़्यादा होलसेलर्स के साथ डीलिंग करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सको। आपको कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए प्राइस सेंसिटिव बायर को, यानी कि जितने भी ऐसे बायर्स हैं जो जिसके ऊपर प्राइस चेंज होने से इंपैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे आप प्राइस तो चेंज करोगे नहीं, बिकॉज आप ग्रो कर रहे हो, तो आपको उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केट को ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब भी आप ग्रोथ स्टेज पे हो तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप नई उसमें इंप्रूवमेंट करो, न्यू क्वालिटी लेके आओ, न्यू फीचर्स लेके आओ, नए मॉडल लेके आओ, नए सेगमेंट में जाओ, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो, कम्युनिकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो। देन हमारी आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी का मतलब किस स्टेज पे हो, जहाँ पे सब कुछ आपका हाईएस्ट है, आपकी सेल्स हाईएस्ट है, आपका प्रॉफिट हाईएस्ट है, कॉस्ट आपकी लोवेस्ट है। लेकिन इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस का मतलब क्या है, जब हमारी ग्रोथ स्लो होना स्टार्ट कर देती है, देन ग्रोथ स्टेबल हो जाती है एंड डिकेइंग। तो हमें इसी के बेस पे, हम नहीं चाहते डिकेइंग जो मैच्योरिटी होती है ना, वहाँ पे हमारी ग्रोथ नेगेटिव में आना शुरू हो जाती है, यानी कि ग्रोथ कम हो जाना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा एक इंडिकेशन होता है कि हम डिक्लाइन पे आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि अपने आप को डिक्लाइन स्टेज पे जाने से रोक सकें। तो इसके अंदर हमारी बेसिकली 3 तरीके की स्ट्रेटजी होती है कि हम मार्केट मॉडिफिकेशन करें, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करें या मार्केटिंग प्रोग्राम मॉडिफिकेशन। मार्केटिंग प्रोग्राम मॉडिफिकेशन को हम मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। तो मार्केट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप अपने मार्केट में ही चेंज कर लो। मार्केट में चेंज मतलब जो आपके नॉन यूज़र्स हैं उनको आप यूज़र्स बनाओ, ऐसे लोग जो आपको परचेज नहीं कर रहे आपके प्रोडक्ट को, उन्हें कन्विंस करो कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, नए मार्केट सेगमेंट में एंटर करो। और कंपटीटर्स के जो कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो फर्म है वो जो प्रोडक्ट बना रही है वैसे ही प्रोडक्ट 3 और फर्म बना रही है, तो इनके जो कस्टमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करो कि वो भी आपसे ही बाय करें। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने आप को डिक्लाइन स्टेज पे जाने से बचा सकते हो। तो हमारे मार्केट मॉडिफिकेशन में क्या करना चाहिए, नॉन यूजर्स को यूजर बनाना चाहिए, मतलब वो किसी कोई यूज ही नहीं कर रहे, वो किसी भी कंपनी से यूज नहीं कर रहे, उनको यूजर कर बनाओ। जो दूसरी कंपनीज को यूज कर रहे हैं उसे अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करो और न्यू सेगमेंट्स में एंटर करो। साथ साथ यूजेस पे भी ध्यान दो, यानी कि यूजेस रेट और यूजर्स दोनों पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो आप यूजर्स को इंक्रीज कर रहे हो, अब यूजर्स को इंक्रीज करने के साथ साथ उनके यूजेस रेट, वो कितना यूज कर रहे हैं उस चीज को भी इंक्रीज करो। उन्हें एनकरेज करो कि वो ज़्यादा सामान खरीदें। अब वो ज़्यादा सामान कैसे खरीदेंगे, जब आप उन्हें बोलोगे कि ज़्यादा ओकेजन्स पे लें। अगर आप बोल रहे हो कि पहले आपकी स्वीट्स की थी, अगर आपकी स्वीट्स की शॉप है तो वो सिर्फ दिवाली पे लेते या किसी फेस्टिवल पे लेते, अब आप उन्हें एनकरेज करो कि भाई रोज लो, छोटी छोटी चीज़ों पे लो, छोटी छोटी खुशियों पे लो। देन आप कंज्यूमर्स को बोलो कि जिस ओकेजन पे ले रहे हो, मतलब दिवाली पे ले रहे हो, होली पे ले रहे हो, थोड़ा ज़्यादा लो, कम की बजाय ज़्यादा लो। ज़्यादा लेने के लिए उनको एनकरेज करो और उसके बाद उनको बोलो हैव कंज्यूमर यूज़ द प्रोडक्ट इन न्यू वेज। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के लिए ही नहीं, डिफरेंट चीज़ के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दो। यानी कि अगर स्वीट्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस के लिए नहीं, वैसे भी अगर आपका मूड है, क्रेविंग है, उन चीज़ों के लिए भी यूज़ करो। अगर आप मैच देख रहे हो तो भी आपको यूज़ करनी चाहिए। तो आप क्या करो, अपने यूजेस रेट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, मार्केट मॉडिफिकेशन। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का सिंपल सा आता है, अपने प्रोडक्ट में चेंज कर दो, उसकी क्वालिटी चेंज कर दो, उसके फीचर्स चेंज करो। फीचर्स यानी कि उसके साइज, वेट, मटेरियल, इन सब को चेंज कर दो, या फिर उसके स्टाइल को चेंज कर दो, नया डिज़ाइन लेके आ जाओ। और मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन या मार्केटिंग प्रोग्राम मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, उसके अलावा उसमें क्या होता है, प्राइस होता है, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके अलावा मार्केट मॉडिफिकेशन, तो इन तीनों चीज़ों में और चेंज करें कि हम उसके प्राइस में चेंज कर दें, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दें, या फिर उसके प्रमोशन में चेंज कर दें, वो हमारा होता है मार्केटिंग प्रोग्राम मॉडिफिकेशन।
और लास्ट हमारी स्ट्रैटेजी होती है डिक्लाइन स्टेज की। डिक्लाइन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हमारे फिर से प्रॉफिट कम होने लग जाते हैं और हमारे कस्टमर्स अब दूसरे प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो गए हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो एलिमिनेट वीक प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 10 प्रोडक्ट बनाती है और फिर भी लॉस में चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें कॉस्ट तो आ रही है बट वो हमारे लिए प्रॉफिट नहीं लेके आ रहे। जो वीक प्रोडक्ट हैं उन्हें हटा दो। बेशक 5 प्रोडक्ट सेल करो लेकिन ऐसे सेल करो जो आपके लिए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वीक प्रोडक्ट्स को हटा देना चाहिए। एंड हार्वेस्टिंग एंड डाइवेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपको कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, जैसे आप 5 रुपये का बिस्किट देते थे तो आप बिस्किट की क्वांटिटी कम कर दो, कि इतनी क्वांटिटी कम भी मत करो कि आपके कस्टमर्स डिससेटिस्फाई हो जाए, बट कम करके अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो। हार्वेस्टिंग का मतलब है कॉस्ट को रिड्यूस करने का कोशिश करना, और डाइवेस्टिंग का मतलब है बंद कर देना उस फर्म को जो आपके लिए अब बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती, उसके कोई चांसेस नहीं है, तो बंद करो और किसी नए बिजनेस के साथ ट्राई करने की कोशिश करो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.